नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और किस चीज़ का ये है लेक्चर? ये है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम एनाटॉमी में किडनी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ रहे थे। मतलब द यूरिनरी सिस्टम को हमने शुरू किया था। अब उस द यूरिनरी सिस्टम में ही क्या क्या दिक्कत हो जाता है। द यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि पेशाब के रास्ते में कौन कौन से इन्फेक्शन या फिर किस तरह की दिक्कतें हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होता है। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है 19th लेक्चर है। मतलब लेक्चर नंबर क्या है, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। 19वां लेक्चर है किस चीज़ का? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं MSN। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो लेक्चर्स है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको 3D में समझाऊँ, इसीलिए मुझे वक्त लग रहा है, सीखना पड़ रहा है कि आखिर कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। तो उसके लेक्चर अभी 6 से 7 हुए हैं, बाकी आएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पर ही आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे और वहीं पर जाकर के आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसमें मैसेज को, अपने मैसेज को जो भी डाउट होता है आप डाल सकते हो और मैं देखूंगी, मैं रिप्लाई करूंगी। बाकी किसी और भी ग्रुप में जाकर के आपको कुछ भी मैसेज नहीं करना है और नंबर जो दिया गया है उसके टेलीग्राम पे भी आपको मैसेज नहीं करना है। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ब्लैडर में दिक्कत हो जाती है। अब ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान से देखिए। ब्लैडर का मतलब है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब आपके पेशाब की थैली में क्या दिक्कत हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा था, हमने ये समझा था कि जो आपकी किडनी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है और उससे 2 पाइप निकला होता है, फिर आपका ये पेशाब की थैली जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप लेडीज नहीं हो, जेंट्स हो, मतलब आप आदमी हो, लड़का हो, तो आपके पेशाब की थैली के बगल में ये छोटा सा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, लेकिन फीमेल के पास नहीं होगा। फिर आपका आएगा यहाँ पे पेशाब का रास्ता, जो कि मेल का लंबा होता है, फीमेल का पेशाब का रास्ता छोटा होता है। इसीलिए ज्यादा इन्फेक्शन किसको लगने के चांसेस होते हैं? फीमेल को होते हैं। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी आर्टरीज और वेन्स होते हैं, ठीक है, और किडनी इससे कनेक्टेड होती है। तो ड्राइंग अभी उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी है, आपको PDF में दिख जाएगा। मैं खुद से बनाया हुआ नोट्स आपको देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो रहा है, तो आप समझिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे काम को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइम पे करूँ। अब किडनी का काम क्या है? किडनी हमारे बॉडी में क्या करता है? किडनी हमारे बॉडी में ब्लड में से जो भी वेस्ट है उसको छान करके, अब नॉर्मली मैंने आपको एक एक चीज़ बताया, डिटेल में बताया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में। चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, GNM कर रहे हो, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हो, B फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिक जो भी चीज़ें होती है, आप जब देखोगे ना उसके सिलेबस को, सारी चीज़ों में आपको क्या पढ़ना है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना है। तो आपको मैंने बताया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको मैं पढ़ा रही हूँ, स्पेशली 2 सब्जेक्ट। अब होता क्या है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम सिर्फ डिजीज को पढ़ते हैं। जो लोग भी पैथोलॉजी पढ़ते होंगे, मतलब पैथोलॉजी उसको हम बोल सकते हैं, पैथोलॉजी भी बोलते हैं, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पैथोलॉजी के केस में क्या होता है कि आपको उसमें भी डिजीज पढ़ना है। तो अगर आप नर्सिंग से नहीं हो तो भी आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में पैथोलॉजी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम डिजीज को पढ़ते हैं, रोग को पढ़ते हैं कि आखिर किस अंग में क्या रोग हो गया है और उसका निदान कैसे किया जाए। तो अब निदान कब करेंगे? जब हमें पता होगा कि हाँ भैया क्या क्या दिक्कत है। अब क्या है कि आपके पेशाब की थैली में दिक्कत है, किडनी बेचारी क्या कर रही है? आपके पेशाब को छानती है। पेशाब को कहाँ से छानती है? आपके ब्लड में से उस यूरिन को फिल्टर करके, छान करके फिर इस पाइप में भेजती है और इस पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं। और फिर वो जो आपका पेशाब होता है, यूरिन होता है, पेशाब को यूरिन बोलते हैं, वो जो आपका यूरिन होता है वो आपके पेशाब की थैली में जमा होता है और टाइम टू टाइम आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। चाहे कोई महिला हो या फिर कोई पुरुष हो, दोनों में ये सेम प्रोसेस होता है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेल के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है पेशाब की थैली के पास, लेकिन फीमेल के पास नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है, फीमेल के पास नहीं होता है। तो अब क्या हुआ कि पेशाब की थैली में दिक्कत हो गया।
अब मैंने आपको बहुत तरह की दिक्कतें बताई हैं, किडनी में स्टोन हो जाना, आपके पेशाब के रास्ते में स्टोन हो जाना, या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाना पेशाब के थैली में। एक और मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, पेशाब टपकने लगता है, आपको कंट्रोल नहीं हो पाता है पेशाब, और आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, आपके कंट्रोल के बिना पेशाब लीकेज होने लगता है, तो वो एक अलग केस हो गया। और आज का जो केस है वो ये है कि ब्लैडर में कैंसर हो गया है, मतलब पेशाब की थैली में कैंसर हो गया है। देखिए लक्षण सबको सेम आएंगे, आखिर अगर किडनी में दिक्कत है, या फिर आपके पेशाब के रास्ते में दिक्कत है, या फिर पेशाब की थैली में दिक्कत है, पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो, थैली में दिक्कत हो, उसके यूरेटर में दिक्कत हो, ये जो पाइप है, या फिर किडनी में नेफ्रॉन में दिक्कत हो। आपकी किडनी बहुत तरह के नेफ्रॉन से नहीं बनी होती है, सिर्फ 2 तरह के नेफ्रॉन से बनी होती है। मैंने बताया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में, जाकर के आप पूरा देखिए। अब ये जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, अब एक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन होगा, दूसरे में भी लगभग उसी टाइप से होगा, मतलब आपके पास किडनी जो बनी है वो छोटे छोटे, बहुत छोटे नेफ्रॉन से बनी है, जो कि हम देख नहीं पाते हैं। अब इस किडनी के कभी भी किसी भी अंग में दिक्कत होगा तो पेशाब के रास्ते में से खून आएगा, और स्पेशली अगर ब्लैडर कैंसर है, पेशाब की थैली में अगर कैंसर पनप रहा है, पहले वो ट्यूमर का फॉर्म होता है, मतलब छोटा सा वहां पर एक टाइप से गांठ बनता है, वहां की कोशिका कुछ अलग टाइप की पहले होती है, हल्की सी अलग होगी, नॉर्मल कोशिका है और वो कैंसर सेल वाली कोशिका है, हल्का सा इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और ये अचानक से फिर ग्रोथ करने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 4 से 5 नहीं, 4 से फिर 8 भी बन जाते हैं। इस तरीके से ये डबल टाइप से डेवलप करता है, तो उसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब क्या है कि जब ये कैंसर सेल जब डेवलप होती है, तो क्या एक दिन में कैंसर सेल डेवलप हो जाएगा? नहीं, एक दिन में कैसे होगा? जब आपका बॉडी की कोई भी चीज आपके बॉडी में जब डेवलप होती है, तो आपका बॉडी उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। मतलब अगर आपके घर में कोई गोली लेकर के आ जाए, तो क्या करेंगे आप? भागने की कोशिश करेंगे, या फिर आप फाइट करने की कोशिश करेंगे। तो बॉडी क्या करता है? बॉडी यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करता है। अब उस दौरान आपके बॉडी को मिल जाता है समय, और ये कैंसर सेल अचानक से नहीं ग्रोथ कर पाता है, लेकिन ये ग्रोथ करते रहता है। अगर ये लड़ाई में जीत गया, फिर ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है, फिर ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है, और फिर जाकर के आपको ब्लैडर कैंसर हो जाता है। अब इसका स्टेज है, अब ये जो स्टेज है वो क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो पेशाब की थैली है वो एक तरह से मांसपेशियों से बनी होती है, और ऊपर का लेयर अलग होगा, अंदर का लेयर अलग होगा। जाहिर सी बात है, आपके पास आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, गला है, कंठ है, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ। मेरे पास होंठ भी है, जिससे मुझे बोलने में आसानी होती है। मेरे पास दांत भी है, जिससे मुझे चबाने में आसानी होती है। तो क्या हो रहा है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर और बाहर दोनों अलग अलग तरीके से बना हुआ है बॉडी हमारा। तो यहाँ पर जो पेशाब की थैली है वो भी अलग अलग तरीके के लेयर्स से मिल करके बना हुआ है। जो आपका बाहर का लेयर होता है, सबसे पहले अंदर का लेयर को आप समझिए। ये जो अंदर का लेयर होगा वो क्या होगा, वो एपिथेलियल सेल का बना होगा, मतलब पतला सा झिल्ली होगा। उसके बाद यहाँ पे मसल्स होंगे, और उसके बाद बाहर में फैट भी होगा। तो क्या होता है, जब आपका स्टेज 0 है, तो आपके सबसे अंदर वाले परत में हल्की सी, देखिए यहाँ पे आपके अंदर वाले सबसे परत में, उसको हम बोलते हैं इनर लाइनिंग। इनर का मतलब होता है अंदर वाला, लाइनिंग का मतलब होता है कि एक पतली सी परत है जो कि आपके पेशाब की थैली को अंदर से घेरे हुए है। सबसे पहले पतली सी परत ये पेशाब की थैली है, और उसके अंदर की सबसे पतली सी परत में सबसे पहला एक छोटा सा सेल यानी कि एबनॉर्मल होगा, वहां पे हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। उसके बाद आपका स्टेज 1 आएगा, जिसमें इसके बगल में फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में हमेशा आप याद रखिए कि बहुत सारी कोशिका है, और सारी कोशिका के आसपास यानी कि सारी कोशिका के ऊपर एक पतली सी झिल्ली टाइप का पूरा लेयर बना हुआ है, और वो जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू का है। अब नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारी कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारी कोशिका मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। मतलब सेल्स बहुत सारे मिले तो उत्तक बन गया, टिश्यू बन गया, और बहुत सारा जब टिश्यू बना तो आपका एक ऑर्गन बन गया। सिंपल सी चीज है, जब बहुत सारे ऑर्गन बन गए बॉडी में तो हमारा क्या बन गया, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर, हमारा पूरा बॉडी बन गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर ये सीखा कि
स्टेज 0 में ब्लैडर के पतले वाले परत में यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हुआ थोड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें डिफेक्ट हुआ सो हुआ, अब इसके और अंदर लेयर पे गई, यानी कि बाहर हल्का सा और पीछे की तरफ गई और उसको घेर लिया, मतलब वहाँ पे अब दिक्कत हो गई है, वहाँ पे कैंसर सेल अपना हमला बोल दिया है, अब वहाँ पे है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है कि जो आपकी मांसपेशी है इस पेशाब की थैली में, उसमें भी कैंसरस सेल आ चुका है। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन आपको कुछ कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब वहां भी दिक्कत हो गया। अब जब मसल्स में हो गया, मसल्स यानी कि मांसपेशियों में वहां पे हो गया, अब स्टेज 4 में क्या होता है कि इसके आसपास लिम्फ नोड्स होते हैं। बॉडी में हर जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, हर ऑर्गन्स में। क्यों होते हैं? जिस तरीके से आपके बॉडी में पूरी तरीके से खून का पूरा एकदम जाल बिछा हुआ है। खून का जाल मतलब क्या? मतलब आपकी बॉडी में नसें बिछी हुई है, नर्व्स बिछा हुआ है और लिम्फ नोड्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। अब ये जो जाल है ये क्यों है आपके बॉडी में? देखिए, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन लगे तो वहां पर आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है और वो जो सिग्नल है वो लिम्फ नोड्स भेजता है, छोटा छोटा, जैसे कि आपके कंठ के आसपास यहाँ पे होते हैं ना, जब आपको सर्दी लग जाती है, जब आपको जुकाम होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है, तो ये दोनों साइड में लिम्फ नोड्स है। आपके अंडर आर्म के पास क्या होता है? लिम्फ नोड्स होता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है। आपकी जांघों के आसपास क्या होता है? लिम्फ नोड्स होता है, वहां पे आपको दर्द होता है। तो सबसे पहले अगर बॉडी में इन्फेक्शन लगा तो जहां जहां लिम्फ नोड्स है वहां वहां स्वेलिंग हो जाएगी और आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि बाहर से कोई ना कोई तो आया है। तो इसी तरीके से लिम्फ नोड्स काम करते हैं, इसीलिए बॉडी में एक लिम्फ नोड का जाल बिछा होता है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझाना इंपॉर्टेंट था। अब क्या हुआ कि अब मसल्स में लग गया, मसल्स के बाद आपके लिम्फ नोड्स में लग गया, तो वो हो गया भैया स्टेज 3 हो गया। अब स्टेज 4 में क्या हुआ कि आसपास के पूरे ब्लैडर में कैंसर फैल गया है और आसपास के जो भी टिश्यूज है, जो भी ऑर्गन है, जैसे अगर फीमेल है तो उसको यूट्रस में लग जाएगा, आदमी है तो उसको प्रोस्टेट ग्लैंड में लग जाएगा, तो स्टेज 4 हो जाता है। एक और होता है रिकरेंट स्टेज, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। एक होता है रिकरेंट। अब ये क्या होता है कि आपका जो ब्लैडर कैंसर है, आपने पकड़ लिया कि हाँ शुरुआती स्टेज में कैंसर है और आपने नोटिस कर लिया, आपने चेक करवा लिया। अब क्या होगा? दवाइयाँ चलेंगी, ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से हो जाएगा, तो हम उसी को बोलते हैं रिकरेंट। अब होता क्या है कि जब आपको ऐसा होगा तो पेशाब में से खून आएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस हीमेटूरिया, मतलब आपको आंखों से दिखेगा, ग्रॉस हीमेटूरिया, आपके आंखों से दिखेगा कि हाँ खून है पेशाब में। और जब आप चेक करवाएंगे तो आपके यूरिन में जो प्रोटीन होता है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो सारी चीज़ों को आपको देखना है, आपको समझना है, आपका बॉडी है, आपको पहचानना है, कहीं कुछ एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं हो रहा मेरे बॉडी में, ये आपको समझना है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक। स्मोकिंग करते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, आपको प्रॉब्लम होगा, आपका एज हो रहा है, आपको दिक्कत होगा। डाइट आपकी सही नहीं है, आप हमेशा नूडल्स पे हैं, आपको दिक्कत होगा, आपको हो सकता है। आपका एज ज्यादा हो रहा है, आपको दिक्कत हो सकता है। स्पेशली आदमी को यानी कि मेल को ये जो ब्लैडर कैंसर है ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं फीमेल से। अगर कोई गोरा बहुत ज्यादा है तो गोरे लोगों को ये जो ब्लैडर कैंसर है ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक भी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ज्यादा रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, मतलब थेरेपी ले रहे हैं लेकिन रेडिएशन यानी कि जो भी आप गामा रेज हो गया, अल्फा रेज हो गया, ये सब चीज़ों के आसपास आप बहुत ज़्यादा है, अपनी बॉडी को आप ज़्यादा उन सभी चीज़ों के संपर्क में लाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा आप एक दवाई यानी कि कोई भी आप मार्केट में आप देखते हो, कोई भी आप वीडियोस देखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वजन काफ़ी कम हो जाए और बहुत जल्दी कम हो जाए, लेकिन उसके चक्कर में आप ये नहीं समझते हो कि उस दवाइयों में क्या क्या मिला हुआ है, आप पढ़ते भी नहीं हो। अब यहाँ पर जो वेट लॉस वाला जो भी कैप्सूल बिकता है या फिर जो भी दवाइयाँ बिकती है उसमें ज़्यादातर एरिस्टोलोकिया फनकाई
ये मिलता है, क्या है, एरिस्टोलोकिया फंकाई, ये उसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जब आप इसको लेते हो अपने बॉडी में, फिर आपके बॉडी में ब्लैडर कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपको खुद पर नज़र रखना पड़ेगा अब, क्योंकि आप ही कुछ ना कुछ गलत चीज़ कर बैठते हो, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा आप दवाइयाँ लेते हैं, डोज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किस चीज़ की डोज? साइक्लोफॉस्फेमाइड की डोज, साइक्लोफॉस्फेमाइड की डोज बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म से आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकता है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, आपको ध्यान देना है। खुद को आप देखिए, खुद को आप पहचानिए कि हाँ, मेरा बॉडी किस टाइप का है और मैं क्या चीज़ करूँगा या फिर करूँगी जिससे मेरा बॉडी फिट रहेगा। बहुत जल्दी से रिजल्ट पाने के चक्कर में आप बहुत तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। अगर किसी को भी हो गया है, आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, किसी को भी हो गया है, आपके पास पेशेंट आएंगे, क्या करना है, सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेना है, उससे पूछना है, क्या भैया आप क्या खाते थे, आप क्या खा रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, कोई आपको दिक्कत है बॉडी में, क्या आपके माता पिता को दिक्कत था। सारी हिस्ट्री जब हम लेते हैं, उसी को हम मेडिकल हिस्ट्री बोलते हैं। उसको ऊपर से सर से लेकर के पाँव तक उसको आप चेक करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन बोलेंगे। साथ में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, यूरिन का चेक करते हो आप, यूरिन को चेक करते, पेशाब को आप अच्छे से जांचते हैं। सिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, पेशाब को लेकर के, पेशाब को अंदर से देखना कि हाँ, उसको पेशाब को माइक्रोस्कोप, पेशाब के ड्रॉप को एक स्लाइड पे लेकर के माइक्रोस्कोप में देखना कि कहीं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, कहीं उसमें ब्लड की मात्रा है तो आखिर कितनी है, बैक्टीरिया है तो कौन सा है, उसी को हम सिस्टोलॉजी बोलते हैं। सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपके पेशाब के रास्ते में वो जो इंस्ट्रूमेंट है और कैमरा है वो जाता है और फिर स्क्रीन पे दिखता है, आप देखना, स्क्रीन पे दिखता है और उससे आप ब्लैडर के अंदर की हालत को जानते हो कि आखिर अगर इसमें कैंसर है तो आखिर वो कहाँ तक फैली है, कहीं आपकी ऑर्गन में तो नहीं है। और सिस्टोस्कोपी करने के दौरान ही क्या करते हैं, वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं और फिर हम उस टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर लेकर के देखते हैं कि हाँ, आखिर उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ रहा है, स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, पहले कैसा था। उसके बाद आप इमेजिंग टेस्ट करेंगे, IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, जिसमें आपको नसों में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्ट किया जाता है, नसों के माध्यम से वो आपको इंजेक्शन देंगे और फिर एक्सरे करेंगे ताकि आपकी किडनी, आपका पेशाब की थैली बिल्कुल सही से दिखे, वहां पर अगर कोई भी स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी वो पता लग जाएगा। तो ये चीज होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम। सिटी स्कैन कर सकते हैं पेशेंट का, MRI कर सकते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, सारी चीजों को याद रखना है। तो सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद अगर पेशेंट को कैंसर निकल जाता है तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइप भी होता है, टाइप में क्या होता है, यूरेथेलियल कार्सिनोमा। अब ये जो कार्सिनोमा है इसका मतलब ही कैंसर होता है। जब अंदर वाली लाइनिंग में जो पतली सी लाइनिंग थी, जब उसमें जब कैंसर हो तो यूरेथेलियल कार्सिनोमा, उसके बाद वाले लेयर में जब कैंसर हो, जो कि आप जो कि कनेक्टिव टिश्यू था या फिर जो मसल्स लेयर थे उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और सबसे अंदर वाले लेयर में मतलब उसके और ऊपर वाले लेयर में जब होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिनो कार्सिनोमा। तो उसको मैं पढ़ाऊंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में, तो क्योंकि यहाँ पे जो लेयर्स है उसके नाम भी अलग अलग तरीके का होता है। सबसे ज्यादा कैंसर ये वाली होती है, यूरोथेलियल कार्सिनोमा, सबसे ज्यादा 90%। और ये जो होता है वो आपका कम से कम 2 से 3% होता है ये वाला कैंसर, और ये वाला कैंसर 1 से 2% होता है, जिसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन ये वाला 90% होता है, इसमें पतली वाली लेयर के अंदर में, सबसे पतली वाली लेयर के अंदर में वहां पर कैंसर हो जाता है। तो ये सब टाइप था। अब क्या करना है, अब अगर कैंसर निकल गया तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट को ठीक किए बिना आपको जाने नहीं देना है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप पेशेंट को ठीक कर पाओ। कोई ये ना बोले कि आपके पास डिग्री यूं ही फालतू में पड़ा हुआ है, कोई ये ना बोले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं, सबसे पहला हम क्या करेंगे, सर्जरी कर सकते हैं। अब सर्जरी में 3 तरीके की सर्जरी होती है। सर्जरी एक तरीके की होती है क्या, सर्जरी एक तरीके की नहीं होती है। कोई कैसे बोलता है, मेडिकल लाइन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत टफ
टफ है ये, आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है और आपको अच्छे से पढ़ना है। सर्जरी भी हो रही है तो भैया यहाँ पर एक टाइप की सर्जरी नहीं है, यहाँ पे कौन कौन सी है, सिगमेंटल या फिर पार्शियल सिस्टेक्टमी। मतलब ये है कि जब यहाँ पे पेशाब की थैली में जब दिक्कत होगा तो या तो हम उसको अंदर से कट करके निकालेंगे या फिर जहाँ भी लिम्फ नोड में है लिम्फ नोड को भी निकाल देंगे, उसी को हम ये बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन विद फल्गुरेशन। अगर पेशाब की थैली में कैंसर है और वो शुरुआती आपको लग रहा है कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी ठीक हो सकता है, हल्का फुल्का ट्यूमर वहां पर बना है, तो क्या करेंगे, सिस्टोस्कोप करने के बाद हम वहां पे उसको जला देंगे, उसी को बोलते हैं फल्गुरेशन। रेडिकल सिस्टेक्टमी मतलब पूरी तरह से आपके पेशाब की थैली को ही निकाल देंगे अगर कैंसर ज्यादा फैल गया है तो, उसी को हम ये बोलते हैं। तो 3 तरीके की सर्जरी हुई। उसके बाद कीमोथेरेपी जिसमें हम दवाइयां देते हैं पेशेंट को, दवाइयां मुंह से देते हैं और कभी कभी ब्लैडर में डायरेक्टली भी देते हैं। तो जो कीमोथेरेपी है मतलब कैंसर के पेशेंट को ठीक करने के लिए जो भी दवाइयां देते हैं उस सारे प्रोसेस को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। और उसमें दवाइयां क्या है, थायोपा, पाइटोमाइसिन, डॉक्सोरिबोसिन, ये तीनों दवाइयां बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि हम देते हैं। ठीक है, आपको खुद से नहीं लेना है, आपको डॉक्टर से दिखवाने के बाद लेना है, खुद से किसी भी व्यक्ति को नहीं लेना है, ना आपको देना है। रेडिएशन थेरेपी यानी कि रेडिएशन के सामने बॉडी को लाया जाता है, अल्फा रेज, गामा रेज, और फिर आपको रेडिएशन के सामने बिठा करके कैंसर को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी जिसको हम बायोलॉजिकल थेरेपी भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, बिल्कुल नाम से बिल्कुल क्लियर है ना, इम्यूनोथेरेपी मतलब आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे, बॉडी हमारा बिल्कुल वैसे है, बाहर से हम टीबी के बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर डालेंगे, मतलब बीसीजी जो वैक्सीन होता है जो कि टीबी के मरीज को दिया जाता है, मरीज को नहीं, जब बच्चा छोटा होता है तो बीसीजी का टीका लगता है। अब ये टीका को हम देंगे, अब जब उसके बॉडी में जब ये जाएगा, मतलब ये टीबी का अधमरा बैक्टीरिया होता है इस टीका के अंदर में, अब आपका जो बॉडी है वो देखा कि बाहर से कुछ न कुछ आ रहा है, अब क्या होगा, अब आपका बॉडी बिल्कुल फाइट करने के लिए अपने बॉडी को रेडी करेगा, आपका बॉडी खुद को रेडी करेगा मतलब, और फिर फाइट होगा दोनों के बीच में। जब फाइट होगा तो ये तो वीक है ना, हम जानबूझ के डाले हैं बॉडी के अंदर में, तो क्या होगा कि बॉडी आपका जीत जाएगा, तो आपका इम्यून सिस्टम फिर बूस्ट होगा। तो उस वाले थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। ऐसा भी प्रोसेस होता है। अब एक और होता है फोटोडायनेमिक थेरेपी। पेशेंट के पेशाब की थैली को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं, किसके लिए, लाइट के लिए। अब जो भी हम लाइट को यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट हम बॉडी के अंदर के कैंसर को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम दवाइयां देंगे पेशेंट को खाने के लिए, ताकि आपका जो पेशाब की थैली है, जो पेशेंट का पेशाब की थैली है, वो सेंसिटिव हो जाए लाइट के लिए। अब क्या होगा कि जब आपका पेशाब की थैली सेंसिटिव हो जाएगा, तो जब आप लाइट दोगे यानी कि जब रेडिएशन थेरेपी होगी, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में आपके जो ट्यूमर्स होंगे, जो सेल्स होंगे, वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी। तो मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है और इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। अब आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, कोई भी दिक्कत होता है आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में अपने सपनों के लिए काम करना है, सपनों से भागना नहीं है। आज अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, आप रोगे, आप सोचोगे कि हाँ मैंने काश ये किया होता, और काश जो है वो काश ही रह जाता है। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स मैं आपको दूंगी लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे। डू यू नो सीरीज वहाँ पे है जिसमें 10 वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मन करता है तो आप देखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्पेशली ट्विटर, लिंक्डइन और टेलीग्राम पर आप मैसेज करेंगे तो मैं देख पाऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़िए, और मैं भी पढ़ती हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, और आपको मैं पढ़ाऊंगी भी, और हिंदी में पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमको हिंदी में पढ़ना है क्योंकि हमारी भाषा यही है।
अब स्टैंडर्ड के चक्कर में अंग्रेजी में पढ़ के आधा अधूरा समझा, आधा नहीं समझा, ऐसा नहीं करना है। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, भोजपुरी में आता है भोजपुरी में आप समझो, हिंदी में आता है हिंदी में समझो, कन्नड़ में आता है कन्नड़ में समझो, बंगाली में आता है बंगाली में समझो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, क्या होता है। लिखना अंग्रेजी में है लेकिन समझना अपनी भाषा में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने सपनों के लिए काम कीजिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।